नमस्ते, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस कम हुए हैं लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ है। ऐसे में आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, मास्क पहनना होगा और जब भी आप मास्क पहने सही तरीके से पहने। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर के हमने कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है और जब तक कोरोना जड़ से खत्म नहीं हो जाता है, आप मास्क नहीं उतारेंगे तो कोरोना की दूसरी लहर का कहर अभी जारी है। भले ही देश के कई हिस्सों में नए मरीज कम हुए हैं, लेकिन नए मरीजों का मिलना और मौत का सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसलिए ये वक्त कोरोना के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का है, लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं। इस समय टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर गुजरात के वडोदरा की है। वहां एक पार्टी के समय कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, जबकि दूसरी तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है। वहां शादी समारोह में 500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। और रूबी बहुत ही खूबसूरत जोड़ी है। लापरवाही की कुछ तस्वीरें गुजरात के वडोदरा से सामने आई। वहां शादी के मौके पर एक पार्टी का आयोजन किया गया, जहां लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। पार्टी में शामिल लोगों ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और ना ही मास्क पहनना जरूरी समझा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और मामला दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। तो गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें आप देखिए। देश इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, देश पर आफत है और ये लोग जश्न में डूबे हैं। अपनी जिम्मेदारी को भूलकर किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है और सवाल ये खड़ा होता है इन तस्वीरों को देख करके कि ऐसे कैसे कोरोना हारेगा, और ये लापरवाही बहुत भारी पड़ने वाली है। आप समझिए कि हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे ही लोग लापरवाही बरतते रहे तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ जाएगा। ऐसी तस्वीर सिर्फ गुजरात की ही नहीं है, बिहार में भी कुछ ऐसा ही हाल है। बिहार के सीतामढ़ी में एक शादी समारोह के समय कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस समारोह में 500 से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया। बारात के लिए बैंड बाजे का इंतजाम तो था ही, खाने के बाद लोगों के मनोरंजन के लिए बार बालाओं का भी इंतजाम किया गया था। मंच पर बार बालाएं ठुमके लगा रही थी, वहीं मंच के नीचे लोग झूमते दिखे। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, किसी के भी चेहरे पर मास्क तक नहीं था। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है, हालात नियंत्रण में है, लेकिन राज्य सरकार अभी भी कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है। इसीलिए खबर है कि उद्धव सरकार पहले से लागू सख्ती 1 से 2 हफ्ते तक और बढ़ा सकती है। हालांकि इस बीच कुछ जरूरी चीजों में छूट दी जाएगी। फल, सब्जी और दूध की दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। इसका संकेत खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया। इस संबंध में जल्द ही आदेश भी जारी किए जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक टास्क फोर्स की सलाह के बाद लॉकडाउन में धीरे धीरे राहत देने के संबंध में फैसले लिए जा सकते हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, यही पॉलिसी के तहत जो है यहाँ पर देखें पुलिस दादर मार्केट पहुंची हुई है। एक समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा के बाद कोई भी व्यक्ति जो है वो दुकानें नहीं खोलेगा। सब्जी मार्केट जो है वो पूरी तरह से बंद होगा। और सबसे अहम बात ये कि अगर सब्जी मार्केट उसके बाद भी अवैध तरीके से चल रहा होगा तो बीएमसी की गाड़ी उस दुकान को सीधे यहाँ पर
उठा लेगी, यानी कि माल तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। जो नियम कानून बनाए गए हैं उसी का असर है कि इस वक्त कोरोना के केसेस में महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे जो है वो कमी आई है और यही वजह है कि स्थितियां जो है अब पूरी तरह से नियंत्रित हैं। हालांकि महाराष्ट्र में अभी भी लॉकडाउन बढ़ाया रखा जाएगा। साफ तौर पे जो संकेत मिल रहे हैं अगले 15 दिनों का लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन हालात जो है मुंबई में वो कंट्रोल हुए हैं क्योंकि पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। किसी भी तरह की दुकान खुली रहेगी तो उसके ऊपर पुलिस सख्त कार्रवाई करती है। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। मनोज शर्मा है भोपाल से, पारस दामा है मुंबई से। पारस, जो हमने दादर सब्जी मंडी की तस्वीरें देखी, महाराष्ट्र में तो सख्ती बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ऐसे में जो लोग बेपरवाह बने हुए हैं इसका क्या होगा? मुंबई में जो स्थितियां हैं वो काफ़ी सुधार हुआ है स्थितियों में, जहां पे एक समय में ऐसा लग रहा था कि कोरोना केसेस जो हैं वो बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अब जो है वो स्थितियां अलग हो चुकी हैं। जिस तरीके से नियम लागू किए गए थे उसके मद्देनज़र जो है स्थितियां जो हैं काफ़ी जो है काबू में आई हैं। वहीं हम दादर मार्केट में हैं, सुबह यहाँ पे जो है हम देखते हैं तो भीड़ लगी रहती है, लोगों की यहाँ सब्जी लेने आते हैं। बट इस वक्त जो है जिस तरीके से रूल्स बनाए गए हैं 9 से लेकर 11 बजे तक ही जो है वो मार्केट खुला रहता है यहाँ पे, उसके मद्देनज़र जो है यहाँ पे पुलिस कार्रवाई लगातार करती है। वहीं बीएमसी भी जो है वो समय समय पे आके यहाँ से लोगों को हटने की हिदायत देती है। कुछ लोग अभी भी यहाँ बैठे रहते हैं, जो है वो रूल्स का उल्लंघन करते हैं, बट मुंबई पुलिस जो है वो यहाँ समय समय पे आती है, बीएमसी भी यहाँ समय समय पे पहुँचती है और लोगों से जो है रूल्स का पालन करवाती है। यही एक बहुत बड़ी वजह है कि मुंबई में जो है वो केसेस में कमी आई है। एक तरफ जो है मुंबई में केसेस में कमी आई है, पूरी कोशिश जो है प्रशासन जो है कर रही है कि और भी जो है नियमों को सख्त किया जाए। वहीं लॉकडाउन भी पूरी आशंका है कि लॉकडाउन को भी जो है बढ़ाया जाएगा, बट इसमें कुछ राहत भी दी जाएगी लोगों को। वहीं अभी जो है दादर मार्केट पूरी तरीके से जो आपको खाली दिखेगा। मुंबई पुलिस और बीएमसी लगातार यहाँ कार्रवाई करती है, जो लोग रूल्स नहीं मानते हैं उनको सज़ा भी मिलती है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। वहीं अभी जो हाल है वो कुछ लोग अभी भी बैठे हैं, बट जैसे ही बीएमसी की गाड़ी आती है ये लोग यहाँ से हट जाते हैं और तुरंत अंदर चले जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि केसेस तो कम हुए हैं, बट अभी भी जो है लापरवाही जो है लोगों में देखी जाती है। अगर लापरवाही बढ़ती है लॉकडाउन भी बढ़ाया जाएगा और दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को ही करना पड़ेगा। ठीक है पारस। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन करीब 10 गुना बढ़ा दिया है, जिसके लिए इंजेक्शन का उत्पादन करने वाले प्लांट की संख्या 20 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है कि अब एक दिन में करीब 3.5 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया कि मुझे आप सभी लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एक महीने के अंदर रेमडेसिविर का उत्पादन 10 गुना बढ़ गया है। पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में आज एक दिन में 3.5 लाख इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा है, जबकि 11 अप्रैल 2021 तक ये संख्या महज 33,000 थी। हमने एक महीने में रेमडेसिविर बनाने वाले प्लांट की संख्या भी 20 से बढ़ाकर 60 कर दी है। अब देश के पास पर्याप्त रेमडेसिविर इंजेक्शन है, क्योंकि अब आपूर्ति मांग से कहीं अधिक है। इसलिए हमने राज्यों को रेमडेसिविर के केंद्रीय आवंटन को बंद करने का फैसला किया है। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद है। अमिताभ, एक महीने में रेमडेसिविर का उत्पादन 10 गुना बढ़ गया है। ये बिल्कुल ये बहुत राहत की बात है और प्रधानमंत्री ने जो कमान संभाली थी अपने तमाम कार्यक्रमों को छोड़कर, उसका ही नतीजा है कि अब कई कंपनियों को इसको बनाने की इजाजत मिल गई है। और रेमडेसिविर जो 33,000 वियाल 11 अप्रैल को बन रहा था, अब 3.5 लाख वियाल हर दिन बन रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब हमारे देश के पास अब इतने रेमडेसिविर हैं कि जितनी मांग है उससे ज्यादा हमारे पास स्टॉक है। और सरकार ने ये भी कह दिया है कि अब सारे स्टॉक इमरजेंसी के लिए भी सरकार के पास है, ताकि कोई संकट आए तो उसमें इस्तेमाल किया जा सके।
तो हमारे सहयोगी अमिताभ जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से 1 महीने के अंदर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होता है उसका उत्पादन 10 गुना हो गया है। और मनसुख मांडविया जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि 1 महीने के अंदर इसका उत्पादन बढ़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी की कुशल अगुवाई में आज एक दिन में 3.5 लाख इंजेक्शन का उत्पादन हो रहा है। तो आप समझिए कि 11 अप्रैल तक जो संख्या महज 33,000 थी रेमडेसिविर इंजेक्शन को बनाने की, अब वो एक दिन में 3.5 लाख यानी कि 33,000 से सीधे 3.5 लाख इंजेक्शन बन रहे हैं। तो ये एक बड़ी राहत है। एक तरफ जो कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसके बारे में हमने देखा था किस तरीके से मारामारी मची हुई थी, अब इसका उत्पादन 3.5 लाख है एक दिन में। लापरवाही की तस्वीरें मध्य प्रदेश के गुना से सामने आई है। वहां एक वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटी। रजिस्ट्रेशन करवाने और वैक्सीन लेने पहुंचे लोग एक दूसरे से सटकर खड़े दिखाई दिए। ऐसा लगा मानो वहां लोगों में कोरोना का डर है ही नहीं। लाइन में खड़े कई लोग बिना मास्क के दिखे, जबकि कुछ लोग सिर्फ नाम के लिए मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। मनोज, वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच है, लेकिन लोग ये भूल रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही बरती तो कहीं कोरोना को घर में लेकर ना आ जाएं। चलो देखो मनोज, आप सुन पा रहे हैं? मनोज, बड़ा सवाल यही है क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 जून से हम अनलॉकिंग शुरू करेंगे और अनलॉकिंग के पहले अगर इस तरह की सही कहा जाए तो ये डरावनी तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें पूरे समाज के लिए घातक हैं। ये तस्वीरें हमारे पूरे जो खासतौर पर कोरोना रोकने के लिए सरकार की जो कोशिश है जो उसके लिए घातक हैं। क्योंकि जो अनलॉकिंग की प्रक्रिया अगर शुरू होनी है तो वो इसलिए होनी है कि अगर लोग कोरोना अनुकूल व्यवहार करें, क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश में एक नहीं कई शहर ऐसे हैं, खासतौर पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर, जहां पर लगातार मामले आ रहे हैं और जहां पॉजिटिविटी एक तरफ पूरे प्रदेश की अगर 2.5% है तो इन शहरों की पॉजिटिविटी रेट कुछ ज़्यादा है। तो इस तरह की तस्वीरें चाहे वो गुना से हों, इंदौर से हों, ये तस्वीरें अनलॉकिंग की उस प्रक्रिया के सरकार के फैसले को प्रभावित करेंगी। और यही वजह है कि सरकार बार बार कह रही है कि हम हर ज़िले में जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप हैं उनसे बातचीत करेंगे और ये सारी चीज़ें सरकार के कंसीडरेशन के दायरे में रहेंगी कि अगर लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे तो अनलॉकिंग कैसे मुमकिन हो पाएगी। ठीक है मनोज। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अनलॉक के बावजूद सावधानी बरतने की अपील की है। रायसेन पहुंचे शिवराज ने अफसरों के साथ अनलॉक पर चर्चा की और सभी अफसरों को नियमों के पालन के निर्देश दिए। शिवराज ने कहा कि भले ही पॉजिटिविटी रेट में कमी आ रही हो, लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए इंतजाम किए जाएं। उन्होंने शादी समारोह में भी भीड़ नहीं जुटने देने के निर्देश अफसरों को दिए। शिवराज ने लोगों से भीड़ नहीं लगाने की भी अपील की है। हमारे 23 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं। कटनी, आगरमालवा, बुरहानपुर, खंडवा, इनमें तो एक ही केस आया है। टीकमगढ़ और सिंगरौली में 2 आए हैं। तेजी से प्रदेश में स्थिति सुधर रही। जो हमारे जिले की, ब्लॉक की, ग्राम पंचायतों की और वार्ड की है, उनसे भी चर्चा करूंगा ताकि गाइडलाइन के हिसाब से वो अपने गांव को, वार्ड को, शहर को, जिले को, ब्लॉक को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए कौन कौन से कदम उठाना है, कैसे धीरे धीरे अनलॉक करना है, उसके बारे में फैसला लें। फैसला उन्हीं को लेना है, मैं उनसे सीधे आज चर्चा करूं। मनोज, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक ही केस है, लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि अगर लापरवाही बढ़ती तो फिर लॉकडाउन लगेगा। मुख्यमंत्री ये तो बताते हैं कि कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ एक ही केस है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ केस सैकड़ों में है। मिसाल के तौर पर इंदौर को आप देखिए, इंदौर में 500 से ज़्यादा केस, भोपाल में 350 से ज़्यादा केस, जबलपुर में 100 से ज़्यादा केस। और यही मध्य प्रदेश के जो जिसे कहते हैं ना मुश्किल वाले इलाके हैं, यही मुश्किल वाले इलाके हैं। हर बार कोरोना अपना पीक पकड़ता है तो इंदौर से ही पकड़ता है, हर बार कोरोना अपना पीक भोपाल से ही पकड़ता है। और इन्हीं जगहों पर सरकार को खासी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि भोपाल, इंदौर ऐसे सेंटर हैं मध्य प्रदेश के जिनको अपना शहरी दबाव तो झेलना ही है। मतलब अगर कोई बीमारी बढ़ती है
तो भोपाल को अपनी 24-25 लाख की आबादी का तो ध्यान रखना ही है भोपाल के अस्पतालों को। इसके अलावा आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में जब गांव में कोरोना फैला तो वो सारे लोग जैसे ही ज़िला अस्पताल से आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने से जो होती है उनकी अगली मंजिल भोपाल या इंदौर ही होती है। तो ये सरकार को पता है कि दबाव जब बढ़ेगा तो इन दोनों शहरों पर सबसे ज़्यादा दबाव आएगा, और इसलिए 1 जून से जो सरकार अनलॉकिंग की बात कर रही है वो ऐसे ज़िले जहाँ 1-1, 2-2 केस है वहाँ तो सरकार की तरफ से अनलॉकिंग की ज़्यादा चीज़ें सरकार के उसमें है कि सरकार चाह रही कि वहाँ ज़्यादा चीज़ें खोल दे। लेकिन भोपाल, इंदौर और जबलपुर के लिए सरकार को 1 जून से अनलॉकिंग की जो भी सरकार की रणनीति है इन 3 जगह के लिए अलग होगी। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस बात को मुख्यमंत्री ने जैसे कहा कि हम क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के ऊपर इस बात को छोड़ते हैं। यही वजह है कि सरकार इसका आखिरी फैसला उन ज़िलों की, संबंधित ज़िलों की क्राइसिस मैनेजमेंट जो ग्रुप है जिसमें वहाँ पर स्थानीय स्तर के नेता, अफसर, तमाम लोग जिसकी नुमाइंदगी करते हैं उनसे बातचीत के बाद ये फैसला करेगी। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। पॉजिटिविटी रेट 2.5% पर आ गया। 35,000 मामले लगभग अभी भी हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर से लगातार मामले आ रहे हैं। और इसके अलावा सिर्फ अगर कुछ कमी आई है तो वो कोई ऐसी कोई वजह नहीं है कि जिसकी वजह से ये कमी आ गई। कमी आने की एकमात्र वजह बीते 1.5 महीने से चल रहा लॉकडाउन है। एक बार लॉकडाउन मनोज, ये लोगों को समझना होगा कि केसेस कम हुए हैं लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ है। यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में फिलहाल लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन कुछ छूट दे सकती है सरकार। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार आंशिक कर्फ्यू में ढील देने पर विचार कर रही है। 31 मई के बाद धीरे धीरे पाबंदियों में थोड़ी छूट दी जा सकती है। नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक कर्फ्यू बरकरार रह सकता है। फिलहाल राज्य में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट आई है। सिर्फ 4 जिलों में कोरोना के मामले सैकड़ों में हैं, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, सहारनपुर और मेरठ है, जबकि 2 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना के मामले 0 आए हैं। 16 जिलों में कोरोना के आंकड़े सिंगल डिजिट में हैं। 54 जिलों में कोरोना के मरीज डबल डिजिट में हैं। ऐसे में जिन शहरों में कोरोना केस में कमी आई है वहां पूरे प्रोटोकॉल के साथ कर्फ्यू में थोड़ी छूट मिल सकती है। केंद्र सरकार की सलाह पर वीकेंड और नाइट कर्फ्यू जारी रह सकता है। हालांकि इस पर अगले 24 घंटे में फैसला होगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार अचानक से लॉकडाउन में पूरी तरह से छूट नहीं देना चाहती है, इसलिए अलग अलग चरण में कई तरह की गतिविधियों में छूट दी जाएगी। माना यह जा रहा है कि यूपी में शादी का सामान बेचने और गारमेंट्स की दुकानों को छूट मिल सकती है। साथ ही सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़ी दुकानें भी खुल सकेंगी। इसके साथ ही 50% क्षमता के साथ दुकानें और रेस्टोरेंट खुल सकते हैं। वहीं सभी सेक्टर के प्राइवेट और सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। हालांकि इनमें अभी सिर्फ 33% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। वहीं शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, सैलून और कंटेनमेंट जोन में पड़ने वाली सारी दुकानें बंद रहेंगी। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम पर भी रोक ही रहेगी। यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाएगा। अब 31 मई के स्थान पर यह समय सीमा 7 जून सुबह 7 बजे तक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने आवास पर टीम 9 की मीटिंग करते हैं, बात करते हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में आज सबसे कम केसेज आए हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूरे केसेज हैं, अगर पूरे केसेज को मिला दिया जाए तो पूरी संख्या 2200 है। यानी योगी सरकार का जो ट्रिपल फार्मूला है वो पूरी तरह सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। महोबा और कासगंज 2 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी केसेज नहीं है। 16 जिले हैं जहां सिंगल डिजिट, इसके अलावा 53 से 54 जिले हैं जहां डबल डिजिट में केसेस हैं। इसीलिए सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू की जो समय सीमा है वो बढ़ाएगी। ये जरूर कहा जा रहा है कि जो जिले जहां केसेज कम है, जैसे महोबा, कासगंज या और जिले हैं जहां सिंगल डिजिट में केसेज हैं, कुछ छूट दी जा सकती है। यानी कंस्ट्रक्शन वर्क में छूट दी जा सकती है, थोड़ी सी छूट और दी जा सकती है। जो सरकारी और गैर सरकारी विभाग है उनमें उनको थोड़ा सा खोला जा सकता है, गारमेंट्स या दुकानें खोली जा सकती है। लेकिन लॉकडाउन अभी यूपी में बना रहेगा, यानी जिसे सरकार आंशिक कोरोना कर्फ्यू कहती है, क्योंकि ट्रिपल फार्मूले को सरकार ने सक्सेस किया है। इसके साथ ही लॉकडाउन एक बेहतर विकल्प है, लिहाजा ये समय सीमा बढ़ाई जाएगी जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन कुछ जिलों में यानी कुछ सर्विसेज में छूट दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है। यही वजह है कि राज्य सरकारें धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर रही हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्हें कोरोना नियमों की कोई परवाह नहीं है। टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां एक के बाद एक कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। पहली तस्वीर इंदौर की है जहां एक शादी समारोह में सैकड़ों लोग जुटे और वो भी एक छोटे से मकान में।
सोशल डिस्टेंसिंग की तो छोड़िए, इनमें ज्यादातर ने तो मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा। दूसरी तस्वीर बिहार के सीतामढ़ी की है, जहां एक शादी में लोगों की भारी भीड़ जुटी। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था। पूरे कार्यक्रम में कहीं भी एक बार के लिए कोरोना नियम दिखाई नहीं दिए। लापरवाही की ऐसी डरावनी तस्वीर पंजाब के संगरूर से भी आई, जहां शादी में कई लोगों की भीड़ जुटी। और तो और पंजाब के मंत्री भी शादी समारोह में शामिल हुए, जिन पर नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी थी, वो खुद नियम तोड़ने वालों के बीच थे। पारस, हम अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें चौंका रही हैं। लोगों की जिम्मेदारी बनती है और हम कोरोना को तभी हरा पाएंगे जब जन भागीदारी होगी। पारस जी, जिस तरीके से मुंबई में कोविड केसेस पर काबू पाया गया है वो काबिल तारीफ है, मगर लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद समझनी पड़ेगी। हम देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें देख रहे हैं, लोग जो हैं बिल्कुल भी अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम मुंबई की बात करें तो सुबह जब दादर मार्केट में भीड़ लगती है तो वह डरावने वाली भीड़ लगती है। यहाँ पे भीड़ को देख के जो है वो डर लगने लगता है कि कहीं संक्रमण जो है वो और ज़्यादा ना फैल जाए। मगर अगर अब की तस्वीर देखें तो एक समय सीमा जो है वो तय की गई है, जहां 9 से लेकर 11 बजे तक ही जो है यहाँ पे मार्केट्स खुले रहेंगे। उसके बाद भी कुछ लोग जो है यहाँ मार्केट जो विक्रेता है वो खुले रखते हैं। मगर जिस तरीके से रूल्स बनाए गए हैं, मुंबई पुलिस और बीएमसी ताबड़तोड़ काम कर रही है। वो लोग यहाँ समय समय पर पहुँचते हैं, जो विक्रेता हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो नहीं समझते हैं तो उनका सारा सामान जो है वो उठा के ले जाया जाता है और उन पर जो है वो कार्रवाई की जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोरोना पे कंट्रोल पाना है और ज़्यादा केसेस पे कमी लानी है तो लोगों को खुद रिस्पॉन्सिबल होना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा, तब जाकर जो है कोरोना केसेस में कमी आएगी। वहीं महाराष्ट्र में पिछले जब से लॉकडाउन लगा है वापस एक बार, तब से काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली है कोविड केसेस में। वहीं जिस तरीके से रूल्स का पालन करवाया जा रहा है वो भी एक सबसे बड़ी बात है जिसकी वजह से कोविड केसेस में कमी आई है। वहीं इशारा ये भी दिया गया है कि जो लॉकडाउन है वो बढ़ाया जाएगा, बट उसमें कुछ रियायतें दी जाएंगी, कुछ दुकानें जो हैं वो खोली जाएंगी, मगर जो रूल्स हैं उसका पालन स्ट्रिक्टली कराया जाएगा। और उसके बाद जो लोग हैं उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, उनको भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, मास्क पहनना पड़ेगा और सारी चीज़ें जो हैं खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे करनी पड़ेगी। जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक कोरोना के संक्रमण को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है पारस, बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। दरअसल दिल्ली में कोरोना मरीजों में कमी को देखते हुए अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 31 मई यानी सोमवार सुबह 5 बजे के बाद दिल्ली में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू होंगी, जिसके तहत सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और फैक्ट्रियां खोली जाएंगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि अगर फिर से कोरोना के मामले बढ़ेंगे तो लॉकडाउन लग सकता है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली के लोगों से बिना जरूरत के घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। व्यापारियों की व्यथा को मैं समझता हूं, उनकी एंग्जाइटी को भी समझता हूं और मैं आज अखबारों में पढ़ रहा था कि वो थोड़े नाराज़ हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि देखो, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने महीने 1.5 महीना लॉक करके और स्थिति को काबू पाया है। उसको मैं समझता हूं, लेकिन अभी वो थोड़ी सी पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना करें। बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि मार्केट्स भी खुलें, उनकी दुकानें भी खुलें और धीरे धीरे जैसे जैसे स्थिति काबू में आती जाएगी हम सब कुछ खोलें। मध्य प्रदेश के इंदौर से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां कोरोना संकट की वजह से लागू पाबंदी के बीच एक मकान में शादी की दावत का आयोजन किया गया और दावत में भारी संख्या में लोग भी शामिल हुए। बाहर से सब कुछ सामान्य सा नजर आया, लेकिन अंदर की तस्वीरें देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। मकान के अंदर भारी संख्या में लोग जुटे दिखे और सभी लोग एक साथ बैठकर शादी की दावत का आनंद लेते दिखे। ये लोग इतने लापरवाह थे कि एक ही थाली में कई लोग खाना खाते दिखे। इतना ही नहीं, शादी समारोह में शामिल होने वाले भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची दिखी। कोरोना के खतरे से अनजान ये सभी लोग एक ही घर में सारे नियम कानून ताक पर रखकर जश्न में शामिल हुए। अधिकारियों के पहुंचने के बाद ये सभी लोग वहां से बाहर निकले, जिसके बाद पुलिस वालों ने कोरोना नियम तोड़ दावत का आयोजन करने पर दुल्हन के पिता को गिरफ्तार किया। साथ ही जिस मकान में यह दावत दी गई थी उसे भी सील किया गया।
मनोज हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। मनोज, इस महामारी में कई लोगों के अपने इस दुनिया को छोड़कर चले गए, कई लोग अभी भी अस्पतालों में हैं और लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जिंदगी रहनी बहुत जरूरी है। अभी कोरोना की केसेस कम हुए हैं लेकिन कोरोना कम नहीं हुआ है, कोरोना अभी भी है। तो यही वजह है कि सरकार की तरफ से सरकार इस बात को अच्छी तरह समझ रही है कि लोग इस कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, जो लोगों का अगर ये कोरोना के अनुकूल व्यवहार नहीं होगा तो किस तरह की परेशानी सामने आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 28-30% तक जो संक्रमण दर गई। केंद्र सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार जब आपसे कहती है हमें अपने युवाओं को वैक्सीन लगानी है तो आप कहते हो हमारे पास वैक्सीन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल उसी यूथ को महंगे दाम पे वैक्सीन लगाने के लिए जब कंपनियों से वैक्सीन खरीदता है तो केंद्र सरकार उसको वैक्सीन दिलवा देती है। ये क्या सेटिंग है? मतलब राज्य सरकार अगर युवाओं के लिए वैक्सीन मांगे तो केंद्र सरकार कहती है कि वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन नहीं बना पा रही, वैक्सीन कंपनियों के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उन्हीं कंपनियों से केंद्र सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स को वैक्सीन दिलवा रही है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स महंगे दाम पे फिर उन युवाओं को लगा रहे हैं। जो वैक्सीन राज्य सरकार फ्री में लगाना चाहती है अपने युवाओं को, वो वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल 1000 रुपए में, 1200 रुपए में लगवा रहे हैं। तो राज्य सरकार कहती है हमें अपने युवाओं को वैक्सीन लगानी है, तो केंद्र सरकार कहती है हमारे पास वैक्सीन नहीं है, कंपनियों के पास वैक्सीन नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लगातार वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वो 1200 रुपए में लगा सकें, 1000 रुपए में लगा सकें। मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि अगर सरकार के लिए वैक्सीन नहीं है, अगर राज्य सरकारों के लिए केंद्र सरकार के पास युवाओं को देने के लिए वैक्सीन नहीं है, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को महंगे दाम पे देने के लिए वैक्सीन कहां से आ रही है? अगर केंद्र सरकार कहती है कि वैक्सीन कंपनियां उतनी वैक्सीन नहीं बना पा रही हैं कि राज्य सरकारों को एक मुश्त बड़े पैमाने पे दी जा सके, तो ये बड़े पैमाने पे देने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन कहां से आ रही है? केंद्र सरकार इसका जवाब दे। क्या केंद्र सरकार ने केवल राज्य सरकारों को वैक्सीन देने पर रोक लगाई है? क्या केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों की किस राज्य को कितनी वैक्सीनेशन दी जा रही है, इस पे कोई राशनिंग नहीं है, इस पे कोई रेगुलेशन नहीं है? केंद्र सरकार पूरा डेटा रखे, किस राज्य को कितनी दी जा रही है, केंद्र सरकार प्राइवेट अस्पतालों को कितनी वैक्सीन दिला रही है, ये सारा डेटा केंद्र सरकार को रखना चाहिए। एक तो ये मुद्दा मुझे वैक्सीन के संबंध में रखना था। दूसरा, कल जीएसटी की मीटिंग हुई, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जीएसटी काउंसिल ये तय करती है कि देश में किस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा। दिल्ली की ओर से मैंने दिल्ली के वित्त मंत्री के रूप में मांग रखी कि वहाँ पर वैक्सीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, पीपी किट्स, टेस्टिंग किट्स जैसी जितनी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लेकिन मूल रूप से वैक्सीन, इसको सबको टैक्स फ्री कर दिया जाए, इस पर जीएसटी का रेट 0 कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ वित्त मंत्रियों ने इसका विरोध किया। पश्चिम बंगाल ने इसका समर्थन किया, पश्चिम बंगाल ने भी यही मांग रखी, पंजाब ने भी यही मांग रखी, छत्तीसगढ़ ने यही मांग रखी, तमिलनाडु ने यही मांग रखी, झारखंड ने यही मांग रखी, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वित्त मंत्रियों ने भी, 2-3 वित्त मंत्रियों ने यह मांग रखी कि वैक्सीन पर टैक्स का रेट 0 कर दिया जाए, ताकि देश का आम आदमी वैक्सीन लगवा सके। उसके ऊपर अगर वो प्राइवेट में भी जा रहा है, राज्य सरकारें भी मान लो लगवा रही हैं, तो वैक्सीन से इस वक्त वैक्सीन पेंडेमिक, इसको महामारी से लड़ने की सबसे बड़ी दवाई है। इससे पैसा कमाने के ना सोचें, पैसा कमाने की जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने की सोचें, इसलिए इसको टैक्स फ्री कर दिया जाए पूरे देश में वैक्सीन को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई वित्त मंत्रियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं, टैक्स तो लगना चाहिए वैक्सीन पे, पल्स मीटर पे, ऑक्सीमीटर पर टैक्स तो लगना चाहिए। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज तो आम आदमी घर में खरीद के भी रख रहा है, सिलेंडर ऑक्सीजन का, पीपी किट्स, टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर, इन सब पे टैक्स तो लगना चाहिए। इतने सारे वित्त मंत्रियों ने कल मांग की कि इस पे टैक्स फ्री कर दिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई वित्त मंत्री इस पे अड़े रहे कि नहीं, इस पर टैक्स लगना चाहिए, इसको टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से कल फैसला नहीं हो सका इस पे, नहीं तो कल इस देश में वैक्सीन भी टैक्स फ्री हो जाती पूरे देश में, और कल वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सारी चीज़ें टैक्स फ्री हो जाती। मैं
बढ़ते हैं आगे। पंजाब में 10 जून तक सख्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि इस बीच लोगों को कुछ राहत भी दी गई है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना मामलों में आ रही कमी को देखते हुए निजी गाड़ियों में यात्रियों की संख्या की सीमा को हटाने का आदेश दिया है। साथ ही सरकार ने वैकल्पिक सर्जरी और अस्पतालों में ओपीडी को बहाल करने की भी मंजूरी दे दी है। बिहार में 1 जून को लॉकडाउन की मियाद खत्म हो रही है, लेकिन खबर है कि नीतीश सरकार राज्य में 1 हफ्ता और लॉकडाउन बढ़ा सकती है। इस पर अंतिम फैसला सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिया जाएगा। हालांकि इस बार आम लोगों को राहत देने की बात हो रही है। सरकार सब्जी और फल के साथ साथ कुछ दुकानों को खोलने की समय सीमा बढ़ा सकती है। फिलहाल शहरों में दुकान खोलने का समय सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है, जबकि ग्रामीण इलाकों में दुकानों को खोलने का समय सुबह 8 बजे से दिन में 12 बजे तक का है। सरकार इस समय सीमा को बढ़ा सकती है। वहीं किसानों के लिए बीज और खाद की दुकानें हफ्ते में 2 दिन ही खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन खबर है कि अब सरकार इन दुकानों को रोजाना खोलने की अनुमति दे सकती है। लीची और आम की पेटी बनाने के लिए सीमित संख्या में ही आरा मिलों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही आम और लीची के बागानों में दिन भर पैकिंग और बिक्री की छूट दी जा सकती है। कोरोना के समय में इस तरह का अगर जलजमा होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज़्यादा होगा। एक्सरे जहाँ होता है वहाँ घुसा हुआ है, ओटी में घुसा हुआ है, हर जगह पानी घुसा हुआ है। तो इसका कोई प्रशासन का ध्यान है और ना तो कोई मेडिकल वाले जो हॉस्पिटल वाले हैं किसी को ध्यान नहीं है। बंगाल और ओडिशा में तबाही मचा चुके यास तूफान की मार अब बिहार में भी पड़ती दिख रही है। यास तूफान की वजह से बिहार में हो रही भारी बारिश बिहार के ज्यादातर जिलों में आफत का सबब साबित होने लगी है। पटना, दरभंगा, हाजीपुर और गया में तो बारिश की वजह से अस्पतालों में सैलाब जैसा नजारा दिखने लगा है। पानी भरने की वजह से अस्पताल अब तालाब जैसे नजर आ रहे हैं और अस्पतालों में पानी इतना भर चुका है कि दवाएं और दूसरे जरूरी सामान तैरते दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इलाज के लिए भर्ती मरीजों को पानी से बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। बिहार के अस्पतालों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बिहार के कटिहार जिले के सदर अस्पताल से जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। कटिहार के सदर अस्पताल में भी बारिश होने के बाद पानी घुस गया। हालात ये हो गए हैं कि पूरे अस्पताल में घुटनों से नीचे पानी नजर आया। अस्पताल में पानी भरने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई, साथ ही सरकार के सभी दावों की भी पोल खुल गई। ओपीडी समेत वार्डों में पानी घुसने की वजह से डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वार्ड में पानी घुस जाने से बेड पानी में डूब गए। बताया गया कि अस्पताल में पानी भरने से कई डॉक्टर भी नहीं पहुंचे, क्योंकि अस्पताल में घुटनों तक पानी भरा हुआ था। पूरा हॉस्पिटल के अंदर पानी आ गया है, तो दिक्कत तो हो ही रहा है। कैसे काम कर रही हैं? पानी में ही काम कर रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना? बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ना ड्रेस पहन पा रहे हैं, पूरा पानी में इधर से उधर सिस्टर लोग जा रही है, काम कर रही है, हर जगह पानी है। ऐसे में मरीजों का क्या होगा? मरीज का फिर भी किसी भी हाल में तो हम लोग को देखभाल करना ही है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार की कटिहार की तस्वीरें आप देखिए कि अस्पताल में पानी भर गया है, वार्ड में पानी घुस चुका है, दवाइयां तैर रही हैं, लोग बेहद परेशान हैं। ये यास तूफान का असर है। आप देखिए गाड़ियां भी टूट चुकी हैं और निकासी के इंतजाम नहीं है। तो अभी भी स्थिति यही बनी हुई है और काफी समय लग जाएगा पानी की निकासी में। आप समझिए कि कई जगह पर तो डॉक्टर भी अस्पताल नहीं पहुंच पाए हैं, तो घुटनों तक पानी भर चुका है। लोग बेहद परेशान हैं। जो मरीज अस्पतालों में हैं, जिनके परिजन हैं, वो ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ है जो पानी घुसा है, क्योंकि कई सामान इस पानी में बर्बाद हो चुका है।
कोरोना संकट के बीच जोरदार बारिश ने बिहार के अस्पतालों में मानसून से निपटने की तैयारियों की पोल खोल दी है। यास तूफान का असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार के दरभंगा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। लगातार बारिश होने के बाद वहां का डीएमसीएच अस्पताल में पानी भर गया। हालात ये हो गए कि पानी वार्ड तक पहुंच गया। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आया। बेड, डॉक्टर और दवाई से जूझ रहे मरीज की परिजनों को बरसात ने बेहाल कर दिया। पानी निकलने का कोई मुकम्मल इंतजाम नहीं होने की वजह से अस्पताल में सैलाब आ गया, जबकि अभी मॉनसून आने वाला है। पानी अभी आया है थोड़ा देर पहले। अच्छा, आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले। हाँ। कोई देखने आया? कोई देखने के लिए नहीं आया। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ये दरभंगा डीएमसीएच जो इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर क्या फैसिलिटी है? गवर्नमेंट क्या कर रहा है? आप लोग को ये मेडिसिन वार्ड जो है, फर्स्ट मेडिसिन वार्ड में इस तरह का परिस्थिति है। इतना जो परसेंट है इन्फेक्शन वाले लोग बोल रहे हैं कोरोना कोरोना कोरोना। कोरोना से पहले दूसरा इन्फेक्शन यहाँ पर प्रवेश कर जाएगा पेशेंट को। और जो उनको गाइड कर रहा है वो भी और परसेंट हो जाएगा यहाँ पे। कोई आया देखने? कोई नहीं आया है। कोरोना संकट के बीच जोरदार बारिश ने बिहार के अस्पतालों में मानसून से निपटने की तैयारियों की पोल खोल दी है, क्योंकि पटना के अस्पताल को देखकर तो ऐसा लगा कि वो अस्पताल नहीं बल्कि तालाब है। डॉक्टर का कमरा हो या दवाइयों का, हर जगह पानी भर गया। बद इंतजामी का आलम यह कि बारिश के गंदे पानी में दवाइयां तैरती हुई नजर आई, जिसे अस्पताल के कर्मचारी जल्दी जल्दी हटाते दिखे। एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ अस्पताल में भरा पानी। ऐसे में अस्पताल में काम करने वालों और वहां इलाज करवाने आने वालों दोनों की मुसीबत बढ़ गई। नौबत यह आ गई कि कोरोना टेस्ट करवाने आए लोगों ने जैसे तैसे अपनी जांच करवाई। अस्पताल के कर्मचारी भी कोरोना के कहर के बीच इस तरह के हालात से परेशान नजर आए। सरकार को बार बार इसके लिए आवेदन दी जाती है कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और प्रायः इसमें जल जमा होता है। पिछले साल इसके लिए सरकार ने पनसोखा तक बनाया, लेकिन पनसोखा का हमको तो लगता ही नहीं कि कोई काम हो पाया है। इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बरसात में इस जयप्रभा का ये हाल है, तो प्रायः इसका ही हाल होता है। इस समय में इस तरह का अगर जल जमा होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जनरल ओपीडी चालू रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग मरीजों का निष्पादन करें। तो बिहार में यास तूफान के प्रभाव से लगातार हो रही बारिश ने सूबे की निकासी व्यवस्था को लेकर सरकार के दावों की पोल खोल दी है। पटना समेत कई जिलों के अस्पतालों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से अस्पताल तो बेबस नजर आए ही मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अस्पताल में हर तरफ पानी ही पानी है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देखिए किस तरीके से पानी है। पटना के अस्पताल में पानी है और पानी में दवाएं भी तैर रही हैं, तो निकासी के इंतजाम यहां पर नहीं है और ऐसे में लोगों की परेशानी ज्यादा बढ़ गई है। जो मरीज वहां पर भर्ती हैं, उनके परिजन जो अस्पताल में मौजूद हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना के अस्पताल में पानी है और दवाएं तैर रही हैं। ये हाल है बिहार की राजधानी पटना का। तो बिहार में यास तूफान का प्रभाव काफी ज्यादा है। लगातार वहां पर बारिश हो रही है और ऐसे में निकासी व्यवस्था को लेकर के सरकार के दावों की पोल खुल चुकी है। पटना समेत कई जिले ऐसे हैं जहां के अस्पतालों में पानी है। अस्पतालों में जो हालात हैं वो चौंकाने वाले हैं, जिससे मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अस्पताल में हर तरफ पानी है। दो तस्वीरें दरभंगा और पटना के अस्पतालों की है, जहां पानी निकलने का इंतजाम नहीं होने की वजह से बारिश का पानी अस्पताल में भर गया। बिहार के हाजीपुर में भी बदहाली की ऐसी ही तस्वीर दिखी। वहां के अस्पताल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पानी ना भरा हो। एक कमरे को देखकर तो ये फर्क करना मुश्किल हो गया कि वहां बारिश का पानी भरा है या गटर का। एक तो गंदा पानी, ऊपर से उसमें तैरती बोतलें, ग्लव्स और कचरा। जल जमाव की वजह से अस्पताल में रखी फाइलों और जरूरी दस्तावेजों का भी नुकसान हुआ, जिन्हें वहां के कर्मचारी बचाने की कोशिश करते नजर आए। इन लोगों के सामने मुश्किल ये थी कि वो जरूरी कागज बचाएं या फिर मशीनों को हटाएं, क्योंकि बारिश का पानी हर जगह घुस चुका था। पूरा अस्पताल ऑलमोस्ट जलमग्न हो गया एकदम। हम लोग इमरजेंसी चला रहे हैं अभी। इमरजेंसी को ऊपर में जो वैक्सीनेशन सेंटर है नया बना है मोर्चोरी में, उसी में थोड़ा शिफ्ट कर दिए हैं। तो थोड़ा ऊंचाई पे है, इसलिए वहाँ उसमें पानी आने का खतरा नहीं है। वहीं से इमरजेंसी चल रहा है। इमरजेंसी में घुसा हुआ है एक्सरे मशीन, एक्सरे जहाँ होता है वहाँ घुसा हुआ है, ओटी में घुसा हुआ है।
हर जगह पानी घुसा हुआ है। बिहार के गया में भी यास तूफान का असर देखने को मिला। तूफान की वजह से हो रही भारी बारिश की वजह से गया के मेडिकल कॉलेज में पानी घुस गया। मेडिकल कॉलेज के बाहर हर ओर पानी ही पानी नजर आया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से एक एम्बुलेंस उसमें फंस गई, जिसे निकालने के लिए ड्राइवर को काफी देर तक मशक्कत करनी पड़ी। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को पानी के बीच से होकर ही गुजरना पड़ा। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश होने के बाद अभी हालात ऐसे हैं, तो मानसून आने के बाद हालात कैसे होंगे। बिहार में यास तूफान ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था ही चरमरा गई। क्या हाजीपुर क्या गया, हर जगह एक जैसा नजारा देखने को मिला। हर अस्पताल पानी पानी नजर आया, जिसके बाद सरकार के दावों की पोल खुल गई। हाजीपुर सदर अस्पताल भी पानी पानी हो गया। अस्पताल की कैंपस से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक में पानी जमा था। वार्ड से निकालकर मरीज के परिजन अपने अपने मरीजों को दूसरे स्थानों पर ले गए। जो नहीं ले गए वो अब भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। यास तूफान ने बंगाल का हाल भी बेहाल कर रखा है। वहां भी तूफान अपने साथ बर्बादी लेकर आया। कोरोना से लड़ाई के बीच बंगाल के कई शहरों के अस्पतालों में भी बारिश का पानी भर गया, जिसने वहां भर्ती लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मालदा के एक अस्पताल में तो हालात इतने बिगड़ गए कि पानी से भरे इमरजेंसी वार्ड में लोगों का इलाज करना पड़ा। वहां मरीज जिस बेड पर लेटे थे उसका निचला हिस्सा पानी में डूबा नजर आया और उनके परिवार वाले उसी पानी में खड़े दिखे। स्वास्थ्य कर्मियों को भी इस बदहाली के बीच मरीजों की देखभाल करनी पड़ी। बारिश का पानी इसके बाद अस्पताल के कोने कोने में भर गया। बाहर हो या अंदर हर जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखा। ये पानी ऑपरेशन थिएटर में भी घुस गया और हैरानी की बात यह है कि पानी से भरे ऑपरेशन थिएटर में स्ट्रेचर पर लेटा मरीज दिखा। कुछ लोग ऐसे भी नजर आए जो छाता लेकर अस्पताल पहुंचे, जबकि एक मरीज हाथ में ड्रिप लेकर पानी में घूमता दिखा। बिहार में दरभंगा से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यास तूफान के समय आसमानी बिजली गिरने से एक पेड़ जलकर राख हो गया। बताया गया कि एक दिन पहले आसमानी बिजली गिरने से ताड़ के पेड़ में आग लगी और वो तेज लपटों के साथ जलने लगा। पेड़ से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। यास तूफान के समय लगा ताड़ का पेड़ वहां पर जो है जल गया। तेज हवाएं चल रही थी और आसमानी बिजली भी कड़क रही थी। इस बीच बिजली ताड़ के पेड़ पर आ गई, जिसमें उसमें आग लग गई। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। कल की ये तस्वीरें हैं और ये यास तूफान का असर है। दरअसल आसमानी बिजली गिरने से ये जो तार का पेड़ है इसमें आग लगी और राहत की बात ये रही कि आग लगने के बाद बारिश हो जाती है, जिससे आग बुझ जाती है। नहीं तो ये बिजली आसपास के गांव में भी गिर सकती थी, तो नुकसान ज्यादा होता। बिहार में बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। मधुबनी में लगातार हो रही बारिश के बाद एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गया। बताया गया कि लगातार बारिश होने की वजह से मकान में दरार आ गई थी। अचानक ही ये मकान जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि वक्त रहते ही लोग मकान खाली कर चुके थे, जिसकी वजह से लोगों की जान बच गई। तो ये मधुबनी की तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर मकान जमींदोज हुआ। दरअसल बारिश से ये मकान गिर गया। काफी तेज बारिश थी और इस बारिश को ये मकान झेल नहीं पाया। कैसे गिरा ये मकान आप देखिए ताश के पत्तों की तरह। तो बिहार के मधुबनी की ये तस्वीरें।